सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NSDL के बारे में, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और पिन कॉमेंट भी दिख जाएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज आपको रहती है तो सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल पे आकर आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों डिस्क्लेमर भी है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NSDL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम NSDL की बात करें तो कल के दिन NSDL तो काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी ही अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। बट आज के दिन की भी बात करें तो आज के दिन भी ऐसा नहीं कि NSDL की परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिला है। आज के दिन भी परफॉर्मेंस इस कंपनी की अच्छी ही देखने को मिल रही थी। अब इस कंपनी का बैक टू बैक जो अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का प्रॉपर क्या रीज़न है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, जब इस कंपनी का IPO हमें देखने को मिला था तो IPO के बाद इस कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। आप सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, ठीक है। अब कोई भी कंपनी में शॉर्ट टर्म में एक बड़ी मूवमेंट जब देखने को मिलती है तो अक्सर जो एक्सचेंज होते हैं वो उस कंपनी को ASM लिस्ट में डाल देते हैं, ताकि उस कंपनी में बोल सकते हैं सर्विलियंस हो, जिससे अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ये NSDL है, यानी कि NSE की कंपनी है, तो ये NSE में तो लिस्टेड नहीं हो सकती, इसे लिस्टेड होना है BSE में, ठीक है। तो BSE का एक सर्कुलर हमें देखने को मिला था जिसमें मेंशन किया गया था शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट में NSDL को डाल दिया गया है। अब ASM लिस्ट में जब कोई कंपनी जाती है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो अल्टीमेटली उस कंपनी में जो वॉल्यूम्स हैं उसमें एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। और वॉल्यूम गिरावट होने की वजह से क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस में भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और इस वजह से बैक टू बैक NSDL में आपको पिटाई देखने को मिल रहा था। बट अब देखोगे तो NSDL को शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट से निकाल दिया गया है BSE की तरफ से। अब इसी वजह से कल के दिन के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें लगभग 3 टाइम्स आपको तेज़ी देखने को मिली, और इसी वजह से कल के दिन का परफॉर्मेंस और आज का दिन का परफॉर्मेंस भी अच्छा हमें विटनेस करने को मिला, क्योंकि अचानक से वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हुई है NSDL का ASM लिस्ट से निकलने के बाद। इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं हम लोग, ताकि आपको NSDL के बारे में और भी क्लैरिटी हो। अब देखो, NSDL की जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है वो बोल सकते हैं CDSL है। अगर FY25 के डेटा के हिसाब से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में तो NSDL जीत जाती है, बट उसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वहाँ पर CDSL का पलड़ा भारी है। EBITDA की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी CDSL हमें आगे निकलती हुई दिखती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें, पैट मार्जिन परसेंटेज, तो उसमें भी CDSL भारी दिखती है। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करें तो उसमें भी CDSL भारी दिखती है। नेटवर्थ में सिर्फ और सिर्फ NSDL आपको ऊपर दिखती है, सॉरी नेटवर्थ और रेवेन्यू में, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हैं उसमें से मैक्सिमम पैरामीटर्स पे CDSL का पलड़ा हमें ज़्यादा भारी देखने को मिलता है। बट उसके अलावा दोस्तों, जब ऑपरेशनल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी हमें डिफरेंट दिखती है। अगर टोटल डिमैट अकाउंट्स की बात करें तो वहाँ पर CDSL का पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट की लीडर है वो, इस वजह से। बट उसके अलावा दोस्तों, जब हम बात करते हैं डिमैट कस्टडी वैल्यू के बारे में तो वहाँ पर NSDL वन साइडेड CDSL को पीछा छोड़ती है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखो आप। उसके अलावा और भी डेटा आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें भी NSDL आपको आगे निकलती हुई दिखती है, जो कि क्लियर कट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि कुछ पैरामीटर पर CDSL आगे है तो कुछ पैरामीटर पर NSDL आगे है। बट अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में तो CDSL का जो वैल्यूएशन है वो 66 का PE है, और NSDL का जो वैल्यूएशन है वो 77 का PE है। तो क्लियर कट NSDL का जो वैल्यूएशन है वो अभी के टाइम पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है CDSL के कंपैरिजन में। तो इस वजह से वैल्यूएशन एडजस्टमेंट इस कंपनी में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल भी हैरान होने वाली बात वो नहीं होगी। बट अगर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ना होकर कंपनी के नंबर्स ही अच्छे आ जाए तो वो भी बिल्कुल एक हैरान करने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो इस कंपनी में अभी क्या है कि रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि इस कंपनी में कोई आप बोल सकते हैं फोमो दिखाने की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली इस चीज़ को किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन की तरह मत दिखना। मैंने आपको डेटा जो बताया है उसके बेसिस पर आप रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें NSDL में इंपॉर्टेंट है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। अब दोस्तों कल के दिन की बात करें तो BSE हो गई, एंजल वन हो गई, ये सारी कंपनी ज़बरदस्त आपको पिटती हुई दिखी थी। गिरावट कितना हुआ था भाई, तो अप टू 8% गिरावट हमें देखने को मिला था। क्यों?
क्योंकि सेबी के जो चीफ हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट सुनने को मिला था कि इक्विटी डेरिवेटिव के जो टेन्योर हैं उसको वो बढ़ाने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर सोर्स के ज़रिए रिपोर्ट भी आया था, आपने पढ़ा ही था उस चीज़ के बारे में। उसी वजह से बीच में आपको एंजल वन BSE में गिरावट देखने को मिला था। बट जब इसका क्लैरिफिकेशन मांगा गया था सेबी के चीफ की तरफ से, तो क्लैरिफिकेशन में उसने क्लियर डिनाई कर दिया था कि नहीं ऐसा हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिल गई थी। बट ये चीज़ जब उनके मुंह से ही सुनने को मिल गया कि हाँ हम ऐसा सोच रहे हैं, तो इस वजह से क्या है कि BSE एंजल वन कल के दिन आपको ज़बरदस्त अचानक से पिटती हुई दिख गई। तो अल्टीमेटली कोई भी कंपनी कोई न्यूज़ की वजह से जब गिरती है तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूज़ कंपनी के बिजनेस को डैमेज कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी का बिजनेस खत्म हो जाना है, ऐसा नहीं है। कंपनी के बिजनेस को डैमेज होगा, यानी कि पहले के मुकाबले कंपनी आगे चलकर जो अपने रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी वो उतना ज़्यादा स्मूथ वे में नहीं दिखा पाएगी, उसमें थोड़ी सी कंपनी को प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट कितना प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा उस चीज़ को एक एनालिस्ट ने मेंशन किया है। अब देखो दोस्तों, बताया गया है दिनेश ठक्कर की तरफ से कि एंजल वन की अगर हम बात करें, उनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 45% हमें F&O ब्रोकिंग सेगमेंट से जनरेट होता हुआ दिखता है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर 100 रुपये ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो 45 रुपये यही सेगमेंट कंपनी को देता है। और इस सेगमेंट में मान लो अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो उस केस में क्या है कि ये जो 45 रुपये जनरेट कंपनी पहले कर लेती थी आसानी से, वो नहीं कर पाएगी। वो हो सकता है 30 रुपये करे, हो सकता है 20 रुपये करे। तो अल्टीमेटली क्या है कि 100 की जगह हो सकता है कंपनी 80 रुपये का रेवेन्यू रिपोर्ट कर दे, या 90 रुपये का कर दे, या फिर हो सकता है 70 रुपये का कर दे। तो इस चीज़ को समझो। ठीक है, अब यहाँ पर सेबी के चीफ एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं, टेन्योर अगर वो बढ़ाना चाह रहे हैं तो मतलब क्या है। तो देखो, अभी के टाइम पे हर वीक हमें एक्सपायरी देखने को मिलता है। अब जितना जल्दी एक्सपायरी होगा उतना ज़्यादा लोग पोजीशंस बनाएंगे। ठीक है, अब एक्सपायरी को वो बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि वीकली एक्सपायरी नहीं, हो सकता है कि अब हमें मंथली एक्सपायरी देखने को मिले, या फिर हमें मिड मंथ एक्सपायरी देखने को मिले, यानी कि हर 2 हफ्ते में एक बार एक्सपायरी देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि लोग ट्रेडिंग से दूर भागेंगे, और अल्टीमेटली ट्रेडिंग से अगर लोग दूर भागेंगे तो ट्रांजेक्शन्स कम होंगे। ट्रांजेक्शन्स कम हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि BSE और NSE और एंजल वन जैसी कंपनीज़ को उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा रिटेल इन्वेस्टर से। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को F&O सेगमेंट से दूर रखना सेबी चाह रही है, और वो उनका प्लानिंग काफ़ी पहले से ही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये भी बताया गया है राजेश बहेटी की तरफ से कि कौन सी कंपनी को कितना डैमेज होगा अगर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 85% जो रेवेन्यू है डिस्काउंट ब्रोकर हो गई, एक्सचेंज हो गई, इसका जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट से ही जनरेट होता है। अगर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं तो अगर हम बात करें NSE की, तो 35 से 40% वो डैमेज फेस करेगी अपने रेवेन्यू में। अगर हम BSE की बात करें तो 50 से 60% उनका टॉप लाइन डैमेज होगा। उसके अलावा जब फुल सर्विस ब्रोकर की बात हम करते हैं तो उसका जो रेवेन्यू डैमेज है वो 10 से 15% दिखेगा। तो अल्टीमेटली मान लो सभी कंपनी 100 रुपये रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, तो NSE 35 से 40 रुपये कम रेवेन्यू जनरेट करेगी, BSE 50 से 60 रुपये कम रेवेन्यू जनरेट करेगी, फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो 10 से 15% कम रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है, और इसी वजह से इस न्यूज़ के बाद कल के दिन आपको BSE में पिटाई देखने को मिल गया था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। उसके अलावा दोस्तों, अगला जो क्वार्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है BSE के लिए, क्योंकि 1 सितंबर से एक्सपायरी हमें बदलती हुई भी देखने को मिलेगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी BSE की जो एक्सपायरी है वो हमें ट्यूसडे के दिन देखने को मिलता है, बट 1 सितंबर से एक्सपायरी जो है वो थर्सडे के दिन हो जाएगा, और ट्यूसडे के दिन NSE की एक्सपायरी हमें देखने को मिलेगी। तो जिसका एक्सपायरी पहले होता है उसको बड़े वॉल्यूम्स मिलते हैं, और बड़े वॉल्यूम्स का मतलब बड़े ट्रांजेक्शन्स, और बड़े ट्रांजेक्शन्स का मतलब बड़े रेवेन्यू। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में, जो अभी रिसेंटली सेबी ने एक्सपायरी डेट चेंज किया था NSE और BSE का, उससे भी इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है इनके बिजनेस में। तो आने वाले क्वार्टर्स में जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेस्टर हैं इस चीज़ को नोट करना। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें मैंने जो बताई है वो आपको डेटा के बेसिस पर बताइए। इसका मतलब आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारे डाउट्स एंड क्वेरीज आपको वहाँ पर क्लियर होता हुआ देखने को मिलता है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो कल के दिन तो एक न्यूज़ आपको सुनने को मिला ही था कि HAL जो है वो कंफर्म कर चुकी है जो रिपोर्ट्स आ रहा था कि 62,000 करोड़ का ऑर्डर्स रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से
HAL को 97 LCA यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। तो इस चीज़ का कंफर्मेशन HAL ने भी दे दिया है, हाँ भाई ऐसा हमें ऑर्डर्स मिला है तेजस फाइटर जेट्स को बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली बिजनेस पर्पज से इस न्यूज़ को हम अच्छा कंसिडर करेंगे, और अच्छा इसलिए भी कंसिडर करेंगे क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो कंपनी के EPS साइडवेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उस साइडवेज परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी एक टाइम पे जो 50 के पी पे बैठी हुई थी वो अभी के टाइम पे 35 के पी के आसपास आ चुकी है। तो जब वैल्यूशन टूटता है तो बेसिकली तभी टूटता है जब कंपनी का प्रॉफिट नीचे आता है या फिर प्रॉफिट कंपनी का साइडवेज होता है, क्योंकि मार्केट को महंगा वैल्यूएशन मेंटेन करने के लिए महंगा ग्रोथ चाहिए होता है। और पिछले अगर एक साल के नंबर्स की बात करें तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ 1% से दिखा है और रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 2% से दिखा है। तो इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी पिछले एक साल से आपको नेगेटिव में देखने को मिल रही है। और पिछले अगर हम बात करें कुछ टाइम में FIs और DIs के इंटरेस्ट की, तो DIs ने तो चलो फिर भी कंपनी में पोजीशंस स्ट्रॉन्ग की हैं, बट FIs ने अपनी पोजीशंस को कम की हैं। जनरली FIs जो है वो ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है, बट FIs इस कंपनी से निकल रही है अच्छे ऑर्डर्स मिलने के बावजूद भी, यानी कि इनके जो एग्जीक्यूशन है उसमें अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है FIs की तरफ से। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट अभी के टाइम पे जितने बड़े बड़े ऑर्डर्स रिलीज़ कर रही है उस ऑर्डर्स को टाइमली एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंजन्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। अभी रिसेंटली हमने HAL और GE इलेक्ट्रिक का पार्टनरशिप भी देखा था, जिसमें क्या है कि वो इंजन्स खुद से बनाएंगे और HAL सिर्फ बनाएगी नहीं, वो इंजन्स को खुद के लिए यूज़ भी करेगी और अल्टीमेटली इंडिया के बाद जो कंट्रीज़ को नीड होगी उसको एक्सपोर्ट भी करेगी। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि HAL जो है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है ये पहले के कंपैरिजन में जो अपने एग्जीक्यूशन पेस है उसको बढ़ाती हुई नजर आए, जिस वजह से कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी हमें डबल डिजिट से ग्रोथ होते हुए नजर आ जाए। कंपनी का गाइडेंस था कि 8 से 10% का रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करेंगे वो इसमें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। और पहले क्वार्टर की हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट था वो हमें 10% की देखने को मिली अकॉर्डिंग टू गाइडेंस। बट देखते हैं कि आने वाले 3 क्वार्टर के नंबर भी हमें डबल डिजिट में ग्रो होते हुए दिखते हैं या फिर वो नंबर सिंगल डिजिट में आते हैं, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा अगली कंपनी दोस्तों HDFC बैंक है। रिसेंटली 1:1 के रेशियो में इसने बोनस इशू किया था, जिसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट कर दिया है। अगर हम रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की बात करें तो 26 अगस्त है, यानी कि इस डेट से पहले जो शेयर होल्डर रहेगा वो कंपनी में एलिजिबल होगा। बाकी शेयर होल्डर अगर आप हैं तो इस चीज़ को नोट कर लो, नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।